नमस्कार, मेरा नाम बच्चन सिंह है। मैं एक क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ चॉइस आईवीएफ सेंटर। आज हम जानेंगे आईवीएफ के प्रोसेस के बारे में कि आईवीएफ कैसे कब कब होता है, क्या प्रोसेस है आईवीएफ में, आईवीएफ कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको आईवीएफ इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेसिकली आईवीएफ के लिए कब कब जाना होता है। जैसे सपोज़ करो आप पहले जब पेशेंट्स को कैसे पता चलता है कि हमें आईवीएफ के लिए जाना है, तो मैं अगर बेसिक आपको बताता हूँ। जैसे शादी के अगर 1 साल बाद शादी के 1 साल बाद विदाउट एनी प्रोटेक्शन, अगर कोई प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं या उसके बाद अगर कंसीव नहीं हो रहा है तो कपल्स को उसके लिए डॉक्टर्स के पास सलाह के लिए जाना होता है। फिर जब धीरे धीरे डॉक्टर्स के द्वारा सजेस्ट किया जाता है या कुछ जांचें की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स को रूल आउट किया जाता है, तब फाइनल डिसीजन होता है कि प्रॉब्लम ये है, या डॉक्टर्स के द्वारा बताया जाता है कि अब आपको आईवीएफ के लिए जाना है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप ऐसे समझें कि कोई पेशेंट है, डॉक्टर्स के पास गया, उसने अपने इन्वेस्टिगेशन कराए, जांचें कराई, अल्ट्रासाउंड कराए, उसके बाद पता चला कि पेशेंट को ट्यूब ब्लॉकेज है या पेशेंट को पीसीओडी का प्रॉब्लम है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं आईवीएफ के लिए जाने के लिए। बट अगर हम ऐसे समझें कि जैसे कई सारे पेशेंट्स का होता है कि कब जाना चाहिए आईवीएफ के लिए। जैसे पेशेंट का रहता है मैं तो शादी के 1 साल ही हुआ है, क्या हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। ऐसा होता है कि जब शादी का अगर 1 साल है या 2 साल है तो आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप पहले प्रॉब्लम अपनी रूल आउट करें कि कारण क्या है। सपोज़ करो अगर ट्यूबें ब्लॉक हैं तो आप किसी मेडिकेशन, डॉक्टर्स के द्वारा अगर कोई मेडिकेशन दी जा रही है तो उससे आपको बच्चा कंसीव नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम आपको पता है ट्यूब ब्लॉकेज है। ट्यूब ब्लॉकेज आप ऐसे समझें कि जो एग है, जो एग रप्चर होकर ट्यूब में आ रहा है, या जब इंटरकोर्स के दौरान जो शुक्राणु हैं ट्रैवल करके ट्यूब तक पहुंचते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ट्यूब में। अगर ट्यूब ही ब्लॉकेज होंगी तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, एग एंड शुक्राणु मिलेगा कैसे ट्यूब में। तो उस केस में आपको आईवीएफ के लिए जाना ही पड़ेगा। तो मेरा आपको यही बताना है कि आप सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम्स समझें, रूल आउट करें कि आपको क्या कारण है। तो वो आपको डॉक्टर्स के द्वारा समझाया जाएगा। तो जैसे ही कोई कपल आता है तो फर्स्ट पहले उसके इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, कुछ जांचें की जाती हैं, देन उसके बाद फिर फाइनल पेशेंट को आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया जाता है। तो आईवीएफ अब ये हो गया कि पेशेंट को किस डायरेक्शन में हम पेशेंट को आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं। आईवीएफ प्रोसेस होता क्या है, पेशेंट को कैसे हम आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं कि ये प्रोसेस कितने टाइम का होता है, कैसे कैसे किया जाता है, कितने स्टेप्स होते हैं इसमें। तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि जब पेशेंट आता है तो उसको डे 2 से पीरियड के दूसरे दिन से उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इंजेक्शन्स लगाने के 9 से 10 दिन बाद अंडे रेडी हो जाते हैं। उन अंडों को महिला को बेहोश करके अंडे बाहर निकाल लिए जाते हैं। उन अंडों को लेबोरेटरी में लेके, एम्ब्रोलॉजी लेबोरेटरी में लेके, उस दिन हस्बैंड के शुक्राणु लेके प्रोसेसिंग करके वेस्ट क्वालिटी के शुक्राणु उन अंडों के साथ मिला दिए जाते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है। उसके बाद भ्रूण बनने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तीसरे, चौथे या 5वें दिन का भ्रूण जब बन जाता है तो उस भ्रूणों को या तो बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं या उन भ्रूणों को फिर बैंक में स्टोर कर लेते हैं। अगर सपोज़ करो अगर हमने 4 से 5 दिन में एम्ब्रियो बच्चेदानी में ट्रांसफ़र नहीं किए तो उन भ्रूणों को हम बैंक में स्टोर कर लेंगे। फिर अगले महीने जैसे ही महिला को पीरियड आएगा तो उसके बाद हम बच्चेदानी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही बच्चेदानी बन के रेडी हो जाती है तो उन भ्रूणों को बैंक से निकाल कर, जिसको हम एफईटी साइकिल बोलते हैं, फ्रोजन थॉ एम्ब्रियो साइकिल, उन भ्रूणों को निकाल के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद 14 दिन तक हम वेट करते हैं रिजल्ट्स के लिए। 14 दिन के बाद यूपीटी या बीटा एचसीजी के द्वारा ये टेस्ट कंफर्म किए जाते हैं। अगर मैंने जैसे आपको आईवीएफ प्रोसेस के बारे में बताया
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल लिखें, जिससे हम जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब देंगे। थैंक यू।